हेलो एवरीवन, दिस इज व्रत शाह। कोरोना कोविड-19 जिसने हमारे राष्ट्र को फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल के आने की संभावना के संकेत दिए थे। बट एज वी ऑल नो, हमारा राष्ट्र हर तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस को सुलझाने की क्षमता रखता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? वित्तीय आपातकाल का अर्थ क्या है? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। 26 मार्च 2020 द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज द्वारा इस याचिका को दाखिल किया गया। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह प्रे किया था कि वह परमादेश आज्ञा पत्र मैंडेबस रीट को जारी करे, और साथ ही इस बात का भी इस याचिका में जिक्र था कि राष्ट्रपति द्वारा हमारे राष्ट्र में फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित किया जाए, क्योंकि कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक या कोरोना कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का आना बहुत आवश्यक है। इसके लिए इस याचिका में मुख्यतः दो तर्क दिए गए थे। नंबर 1, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की सेक्शन 144 धारा 144 प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही थी। नंबर 2, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने के बाद भी कोरोना कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार को जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यह याचिका सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज CASC वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम से भी जानी जाती है। इस याचिका की सुनवाई कर रहे जजेस की खंडपीठ में शामिल है ऑनरेबल जस्टिस L नागेश्वरा राव और ऑनरेबल जस्टिस S अब्दुल नजीर। लॉकडाउन के चलते इस याचिका पर पूर्ण रूप से सुनवाई नहीं हो पाई है। कोरोना कोविड-19 की इफेक्ट से हमारे राष्ट्र की वित्तीय हालत एवं अर्थव्यवस्था में कई बदलाव आए हैं। हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी गंभीर रूप से कमजोर हुई है। हमारे राष्ट्र के आदर्श डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने फाइनेंशियल इमरजेंसी की तुलना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द नेशनल रिकवरी एक्ट के साथ की थी। किसी भी इमरजेंसी में हमारे राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म से यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में तब्दील हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 चैप्टर नंबर 18 आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल का प्रोविजन दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संतुष्टि हो कि भारत या भारत की किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, तो वह फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाए, तब हमारी संसद के दोनों ही सदन लोकसभा एवं राज्यसभा में इसे 2 महीनों में पारित होना जरूरी है। इस दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या लोकसभा का सत्र या सेशन नहीं है, तो जब कभी भी लोकसभा का नया सत्र या सेशन शुरू हो तब, या जब कभी भी नई लोकसभा का गठन हो तब गठित की गई नई लोकसभा का नया सत्र या सेशन जब शुरू हो, तब 30 दिन के भीतर इस प्रस्ताव को लोकसभा में पारित किया जाना जरूरी है। इसी तरीके से इसके बाद राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को पारित किया जाना जरूरी है। इस प्रोसीजर के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। इस बात को भी हमारे लिए समझना आवश्यक है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब तक अस्तित्व में रहेगी, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इसका कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। जब तक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे रिवॉक नहीं करते, तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अस्तित्व में रहेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को जारी रखने के लिए रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, विच मीन्स वित्तीय आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से इसे वापस लेने के लिए भी संसद की पुनः आवश्यकता की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को संसद में पारित करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, विच मीन्स संसद में लोकसभा और राज्यसभा में जितने सभ्य सदन में मौजूद हैं, उन सभ्यों में से अगर 50% सभ्य फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रस्ताव को पारित करने में हामी भरते हैं, इसे अप्रूवल देते हैं,
तो उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होते ही फाइनेंशियल मैटर्स, वित्तीय मामलों में केंद्र की सत्ता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स पूरे देश में लागू हो जाते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स या वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार सभी राज्यों की सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान राज्यों के किसी या सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर कटौती की जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान राज्यों के सभी मामलों में केंद्र का नियंत्रण रहेगा। ऐसे वक्त में राज्यों की काउंसिल द्वारा मनी बिल या धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को पारित किया गया हो और उसे राष्ट्रपति के विचार के हेतु लाया गया हो, तब उसे आरक्षित रखा जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान केंद्र के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों पर भी कटौती की जा सकती है। वैसे तो हमारी जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान हमारी कंट्री पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन रूल करता है। ईयर 1975 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए 38 अमेंडमेंट के अनुसार फाइनेंशियल इमरजेंसी के राष्ट्रपति के निर्णय को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ईयर 1978 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए 44th अमेंडमेंट के अनुसार फाइनेंशियल इमरजेंसी के राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, which means the Honorable Supreme Court of India can review a declaration of financial emergency। अभी तक हमारे राष्ट्र में फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल को घोषित नहीं किया गया है। ईयर 1991 में हमारे राष्ट्र ने गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया था, लेकिन उस वक्त भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित नहीं किया गया था। आज के इस वक्त में भी हमारे राष्ट्र के सभी लोग एक साथ खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े हैं और हर तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर इस सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।